अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। संभल फिर देश भर में चर्चा का विषय बन गया। वहां की जो मस्जिद है जिस पर रंग रोगन कराने की इजाजत मांगने के लिए मस्जिद इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट गई। आज हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि रंग रोगन की और मरम्मत की इजाजत नहीं दी जा सकती। धूल मिट्टी हटा दीजिए, धोबाधाई कर लीजिए, घास समतल कर लीजिए, बस इतना ही कर सकते, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन इससे भी बड़ी एक दूसरी बात हुई। हाईकोर्ट ने यह निर्णय एएसआई के रिपोर्ट के आधार पर दिया। एएसआई की एक 3 सदस्यों की टीम कल गई थी संभल में उस मस्जिद में, और उसमें एक आश्चर्यजनक सत्य सामने आया। आश्चर्यजनक तो नहीं कहूंगा, हम समझ तो रहे थे कि वहां कुछ है जिसकी पर्देदारी है, वहां कुछ गड़बड़ ऐसा है जिसके कारण आप एएसआई को घुसने नहीं देते अंदर। एएसआई के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है और ऐसे चित्र भी समाहित किए हैं जो हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई है, जिसको हम लोगों ने देखा है अपनी आंखों से। उस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि इस तथाकथित मस्जिद के भीतर एएसआई की बिना अनुमति के, किसी अदालत की बिना अनुमति के, अपने आप मस्जिद कमेटी ने, इंतजामिया कमेटी ने कई ढांचागत बदलाव कर लिए हैं अपनी मर्जी से। कहीं का फर्श हटा के, पत्थर हटा के बाद टाइल लगवा दिया, कहीं ग्रेनाइट लगवा दिया, कहीं मार्बल लगवा दिया और अंदर सिरेमिक पेंट करा दिया। चूना वाला पेंट होता है तो उससे मूल ढांचा प्रभावित नहीं होता। यह सिरेमिक पेंट करा दिया तो मूल ढांचे में जो तमाम दीवारों पर चित्र उत्कीर्ण होते हैं उनका स्वरूप भी बदल जाता है सिरेमिक पेंट से। बहुत कुछ बदला गया मस्जिद के अंदर, बिना किसी की अनुमति के बदला गया, बिना किसी नियम कायदे के बदला गया, अपने मन की मौज में बदला गया, अपने मन की मर्जी से बदला गया। जबकि यह इमारत 1920 से, आज से नहीं कि लोग कह रहे हैं कि जी वो भाजपा वालों ने इस मामले को तूल दे दिया, नहीं, 1920 से यह इमारत एएसआई के अधीन है और संरक्षित है। इस नाते यह एएसआई की संपत्ति है। इंतजामिया कमेटी का जिम्मा सिर्फ इतना है कि एएसआई के निर्देशों के अनुरूप मस्जिद की देखभाल का, रोजमर्रे का काम देखे। लेकिन यहां तो इंतजामिया कमेटी मालिक मुख्तार हो गई और उसने तमाम बदलाव कर डाले। वो बदलावों पर से पर्दा नहीं हटता। अगर एएसआई की रिपोर्ट नहीं आती, अगर ये रंग रोगन को लेके बवाल नहीं होता और हाईकोर्ट उसमें एएसआई के अधिकारियों से ये नहीं कहता कि आप जाके देखिए फिर हमको रिपोर्ट करिए, तो शायद ये पता भी नहीं लगता कि अंदर अंदर कहां कहां कमरा बनवा दिया और कहां कहां कुठरिया बनवा दी और कहां कहां टाड़ बनवा दिया और कहां कहां गुसलखाना बनवा दिया। जो जिसकी समझ में आया वैसे परिवर्तन कर दिए गए। पुरातात्विक महत्व की इमारतों के में ये छेड़छाड़ कानूनी अपराध है। तो एक बात तो तय होगी कि इंतजामिया कमेटी ने, मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने कानून को तोड़ा है। एएसआई के
नियमों का उल्लंघन किया है, अदालत की अवमानना की है, देश के कानून को धता बताया है। एक बात तो तय हो गई। अब रंगरोगन का मसला पीछे छूट गया। अब इससे बड़ा मसला आ गया कि बिना पूछे आपने मस्जिद के भीतर इतना हेर फेर किया क्यों। और एक दूसरा संभल में विषय आज ये आया कि 24 नवंबर को जो दंगा हुआ था संभल में, जो पत्थरबाजी हुई थी, गोलीबाजी हुई थी, हिंसा हुई थी, उस हिंसा की जांच के लिए जो न्यायिक आयोग है, आज वो चौथी बार फिर संभल में था। और उस जांच आयोग के सामने, जिसमें हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग है, उसके सामने आज संभल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, संभल के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी और हरिहर मंदिर यानी हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन, इन लोगों ने अपने बयान कलमबंद कराए। विष्णु शंकर जैन ने आज एक बड़ी सनसनीखेज बात कही। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को सर्वे टीम को जिवह करने का षड्यंत्र था, उसका खात्मा करने का षड्यंत्र था कि इतनी हिंसा कर दो कि उसकी चपेट में इन लोगों को लेके जिवह कर दो, खत्म कर दो। आपने सुना होगा कि 24 नवंबर की हिंसा में कहा गया था कि जय श्री राम का नारा लगाया विष्णु शंकर जैन ने। विष्णु शंकर जैन ने आज अपने बयान में कहा है आयोग के सामने कि मैंने तो नारा ही नहीं लगाया। वहां तो हिंसा, सुनियोजित हिंसा सिर्फ इस बात पर थी कि जो लोग सर्वे करने आए हैं वो जिंदा नहीं जाने चाहिए। और विष्णु शंकर जैन की बात को वजन मिलता है जो गुलाम नाम का एक अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका कनेक्शन शाकिर पाठा से है, दुबई में डी कंपनी के एक शागिर्द से। उसने जब फोन किया था गुलाम को तो यही कहा था कि 24 तारीख को सर्वे करने जो लोग आ रहे हैं उनमें से कोई जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। यानी दुबई से हुक्म भी वही था जो विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं। इसलिए मामला और सनसनीखेज हो जाता है। आज हमारे साथियों ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। अब इसे मस्जिद कमेटी से छीनी कमान कहें या केवल रंगाई पुताई का घमासान, जो भी है, संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने मस्जिद की रंगाई पुताई के केस में आदेश देते हुए यह साफ कर दिया कि मस्जिद की रंगाई पुताई नहीं होगी बल्कि केवल साफ सफाई होगी। देखिए, रंगाई पुताई एक बहाना है, मेन वहां पे जो मंदिर के सबूत है उसको छुपाना है। तो इसीलिए यही बात भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कही है कि इस समय यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये मामला सुनवाई पे आया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई की इस रिपोर्ट पे मस्जिद कमेटी के वकील नकवी साहब को ये समय दिया है कि वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें और 4 मार्च अगली डेट इसमें निर्धारित की गई। देखिए, जो ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसकी कॉपी अभी हमें देखने को नहीं मिली है, केवल हमने सुना है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर की जो कॉपी आएगी उसका जो ससंबंध पालन किया जाएगा। ये हाई कोर्ट के वकील साहब से हम बात करेंगे, उसके बाद में हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है उसको बताएंगे। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने रमजान के मद्देनजर मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग की थी, जिस पर एएसआई ने इनकार कर दिया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तो गुरुवार को हाई कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर एएसआई से रिपोर्ट मांगी थी। अब शुक्रवार को एएसआई की रिपोर्ट और मुस्लिम पक्ष के वकील और दलील सुनने के बाद एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश दिया है। एएसआई ने अपने रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद में पहले ही कई आधुनिक बदलाव हो चुके हैं और ऐसे में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। सर्वे हो गया है और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दे देंगे। इसी दौरान माननीय न्यायालय ने आदेश किए हैं कि साफ सफाई कराई जा सकती है। बाकी जो भी आदेश, अग्रिम आदेश होगा वो जो एएसआई की रिपोर्ट जाएगी उसके आधार पर होगा। वहीं एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने मुस्लिम पक्ष ने भी कोर्ट से समय मांगा। अब मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर मंगलवार को सुनवाई होगी। इसी बीच संभल हिंसा की जांच कर रही न्यायिक आयोग की टीम भी संभल पहुंची।
न्यायिक आयोग सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा आम लोगों के बयान दर्ज करेगा। यानी संबल के दंगल में अब तमाम एंगल भी सामने आने शुरू होंगे। वहीं संबल के बहाने सियासी संग्राम भी जोरों पर है। मैंने पहले भी इस बात को कहा है, सबसे पहले राजनीति से पहले अगर मैं अपने धर्म की बात करूं तो हमारा मजहब इस्लाम ये पैगाम देता है कि हम किसी दूसरे धर्म के बारे में बुराई नहीं करते, न हम किसी धर्म की जो धार्मिक आस्थाओं के साथ में हम ठेस पहुंचाना चाहते हैं। मैंने विधानसभा में भी इस क्वेश्चन को उठाया है, अब सांसदों लोकसभा में भी प्रयास करूं उठाने का कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ लगातार खिलवाड़ करते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, उनके खिलाफ सख्त कानून बने और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि खासतौर से मुस्लिम मजहब के खिलाफ में आए दिन ये बात होती रहती है। देखिए, संभल में जो अत्याचार और उत्पीड़न किसी से छिपा नहीं है। ये केवल अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट पर बना रहे हैं। बहरहाल मंदिर बनाम मस्जिद की महाभारत में सर्वे से शुरू हुआ संग्राम अब रंगाई पुताई और एएसआई की रिपोर्ट तक जा पहुंचा है। वहीं अब तक मस्जिद की मालिक मुख्तार बनी रही मस्जिद कमेटी के लिए ये एक और झटका माना जा रहा है। रंगबाजी की नई रार में राजनीति भी खूब जोरों पर है। ऐसे में सवाल यह है कि अब किस ओर जाता दिख रहा है संबल की शाही मस्जिद का ये संग्राम। मसला रंगबाजी का है। मेहमानों से आपका परिचय कराने कृष्ण मोहन पांडे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। कृष्ण मोहन जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। माँ यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्मगुरु यति माँ चेतनानंद का बहुत स्वागत है। मुस्लिम पक्ष से हमारे साथ अभी कोई सज्जन जुड़ रहे थे, फिर अचानक से उन्होंने कहा कुछ इमरजेंसी आ गई, तो मैं उनकी बात का भी सम्मान करता हूँ। कोशिश करेंगे किसी दूसरे पक्ष को जोड़ें, किसी दूसरे को। यति माँ, मसला था कि रंगाई पुताई हो कि नहीं हो। जब मस्जिद कमेटी इसके लिए हाई कोर्ट गई थी, तभी मुझे आभास हुआ कि मस्जिद कमेटी और फंस जाएगी। अभी जो पर्दा पड़ा है, टाट का ही सही पड़ा है, ऐसा ना हो कि ये भी हट जाए। आज वही हट गया। जिस मस्जिद कमेटी ने दशकों तक एएसआई को अंदर नहीं जाने दिया मस्जिद में, वो एएसआई अंदर गई, फोटो खींच के लाई, देख के आई, जांच पड़ताल करके उसने रिपोर्ट दी कि गैर कानूनी ढंग से इस इमारत के भीतर कई बड़े बदलाव किए गए, जबकि ये इमारत 1920 से एएसआई के अधीन है। इसमें कोई भी परिवर्तन एएसआई की लिखित मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। ये तो अब दूसरे मुकदमे का रास्ता खुलता दिख रहा मुझे। अमिताभ जी देखिए, जब हमारे यहाँ एक देसी कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ या शहर की तरफ भागता है, ये वही स्थिति इन लोगों ने अपनी कर ली है। जो जिस तरीके का कृत्य पिछले दिनों में किया गया, पिछले कुछ सालों में किया गया, ये सोचते हुए कि हिंदू को इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया जाएगा और कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। आप और हम कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि संभल में देव जागृत हो रहे हैं। देव ने स्वयं प्रकट होकर ये प्रमाण दिया कि संभल में क्या हुआ। नहीं तो 1978 में जो हिंसा हुई वो भी सबूतों के और गवाहों के अभाव में उस पर भी कोई कार्रवाई विशेष हो नहीं पाई, सारे अपराधी छूट गए। लेकिन आज संभल स्वयं खड़ा होकर ये गवाही दे रहा है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल है और अपनी कब्र खुद खोदने का कार्य लगातार कर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट से मुक्ति खाई और अब हाई कोर्ट गए। कोई आवश्यकता नहीं थी इसकी विशेष, लेकिन सच को सामने आना ही है। ये कहा जाता है कि सच को ज्यादा देर छुपाकर नहीं रखा जा सकता। जो अत्याचार, जो अनाचार, जो नरसंहार आपने किया है वो स्पष्ट दिख रहा है और इसकी गवाही जब देव देने पर आएंगे तो आप कहीं मुंह छुपाने लायक भी नहीं रहेंगे। जब काशी विश्वनाथ का मामला अमिताभ जी आया था, जब शिवलिंग जिस प्रतिमा को हम लोग बता रहे थे उस जहां ये वजू कर रहे थे, मैंने तब भी ये बात कही थी कि आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जिस दिन ये सत्यापित हो गया कि ये हिंदुओं का शिवलिंग है, आप क्या कहेंगे समाज से जिस भाईचारे की आप दुआई देते रहे? आप क्या कहेंगे कि उस पर आप वजू करते रहे?
तो ठीक बात है थीमा, बेहतर तो तब ना गंगा काम आएगी, ना यमुना काम आएगी, ना भाई काम आएगा, ना चारा काम आएगा, तब तो एक नई स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं अशोक जी के पास चलता हूं। अशोक जी, शिवपाल जी ने कहा कि संभल में मुसलमानों का जो उत्पीड़न हो रहा, अत्याचार हो रहा, पूरा देश जानता है। जियाउर रहमान ने कहा कि हिंद मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और एएसआई ने हाई कोर्ट में कहा कि इनने गुपचुप मस्जिद के भीतर बड़े स्ट्रक्चरल बुनियादी ढांचागत परिवर्तन कर लिए बिना अनुमति के। और 24 नवंबर की जो हिंसा हुई थी उस पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश जी से लेके और जियाउर रहमान वर्ग तक सबने संसद और संसद के बाहर ये कहा था कि मासूमों को सताया गया। आज जो न्यायिक आयोग के सामने गवाही हुई है उसमें वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि सर्वे करने आई टीम को जान से मारने का षड्यंत्र था 24 को। और आज जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी ने बयान दिए हैं उस जुडिशियल कमीशन के सामने, वो भी लगभग इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एक बड़ी साजिश थी जिसके तार दुबई से जुड़े हुए थे। अशोक जी, दोनों नैरेटिव आपकी पार्टी ने जो खड़े किए कि गरीब मासूम सताए गए वो, और मस्जिद के बहाने आप लोगों ने कहा कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। एएसआई की रिपोर्ट तो कुछ दूसरी कहती, वहां तो मस्जिद में अपने मन से अंदर अंदर कहीं भी रास्ता निकाल लिया, कहीं भी कोठरी बना दी। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, एक शेर है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो ये सारी चीजें सरकार है इनकी, ये झूठ को सच लिखें, सच को झूठ लिखें, मतलब हाई जो कोर्ट लिखना है में झूठ कब लिखेंगे। बोल रहा है? मैं हाई कोर्ट को नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ अमिताभ जी। नहीं, मुझे लगा आपने सरकार की हाई बात कोर्ट को कर भी ले लिया अंदर। नहीं सरकार को मैं वहां बोल तो रहा फिर हूँ। अब मानना का कोर्स केस कर डाल देगा कोई भैया। जी अमिताभ जी, देखिए अक्सर हम लोग सड़क के किनारे, अब तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले एक लोहे का बोर्ड दिखता था सड़क किनारे और उस पर लिखा रहता था बड़ा बड़ा, आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है। उस पर तीर का निशान लगा के ऐसे बनाया रहता था साइड में। तो आज माहौल क्या है, योगी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान कह रही, आपका ध्यान किधर है, सांकेतिक मधुशाला इधर है। मधुशाला मतलब जहां दिमाग को शून्य करने वाला सामान मिलता है। तो सरकार मधुशाला की तरफ उत्तर प्रदेश की जनता को धकेल रही है। भाई देखो, उधर मंदिर देखो, मस्जिद देखो, हिंदू देखो, मुसलमान देखो। अशोक जी एक मिनट, एक देखो, 30 सेकंड अशोक जी, 30 सेकंड, 30 सेकंड, पेपर लीक 30 सेकंड। ना इसमें सरकार गई हाई कोर्ट, मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट गया, ना सरकार ने ये कहा कि भाई ये पत्थर चलाओ, न सरकार ने कहा तमंचा चलाओ, न सरकार ने कहा कि शाकिर पाठा दुबई से फोन करो गुलाम को और उससे कहो कि एक भी बचना नहीं चाहिए जो सर्वे करने आ रहे हैं। इसमें सरकार कहां खड़ी है भैया? हिंसा हो और सरकार चुप रहे तो माना जाएगा कि सरकार मुसलमानों के साथ जाति नहीं कर रही है। ऐसा कुछ है क्या? अमिताभ जी, आप फिल्में जब बनती है ना जी, तो फिल्मों की पटकथा जो लिखता है वो दिखता नहीं है। फिल्मों की जो पटकथा लिखता है वो कहाँ दिखता है? नहीं नहीं, उसका नाम रिकॉर्ड में आता है, उसका नाम रिकॉर्ड में आता है, पटकथा जावेद अख्तर रिकॉर्ड में आता है, आता है, किसी बात नहीं आता भाई, दिखता है, बिल्कुल रिकॉर्ड में आता है, लेकिन नहीं दिखता है, दिखता है। शोले सलीम जावेद ने लिखी, सबको पता है। रमेश सिप्पी ने बनाई और लिखी सलीम जावेद ने, सबको पता है। जी जी, यहाँ पे ऐसी फिल्में लिखी जा रही है अमिताभ जी जहां पे पटकथा लेखक का नाम नहीं दिखता है। वो विपक्ष के लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन अब क्या कहा जाए, हम लोग जानते हैं भाई ये पटकथा कौन लिख रहा है, सब जानते हैं हम लोग। और पटकथा लिखने का वाला एकदम साइलेंट है, पर्दे के पीछे से पटकथा लिख रहा है, डायरेक्टर कोई और है, अभिनय कोई और कर रहा है, और जो अभिनय कर रहा है उसको सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन पटकथा लेखक को हम लोग जानते हैं, विपक्ष के लोग, और हमारे बहुत सारे लोग। अशोक जी, अच्छा अशोक भाई एक मिनट रुकूंगा, मैं फिर कृष्ण मोहन जी के पास भी चलूंगा। लेकिन अशोक भाई एक प्रश्न आपसे पहले राउंड में मेरे जहन में आया, क्या ऐसा एक बार यही मांग कर दीजिए आप
पार्टी के स्तर पर कि भाई किसी भी मुसलमान को, चाहे वो अपराध में पकड़ा गया हो, उसको अगर दंड दिया जाएगा तो हम ये घोषित करें, हम इस बात लगातार कहेंगे कि मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है, इस्लाम पर जुल्म हो रहा है। ऐसा एक बार प्रस्ताव ही पारित कर दीजिए, झंझट ही खत्म। नहीं, जैसा मैंने एक बार कहा था कि जब ये हुआ था कि विपक्ष वालों को छापा पड़ रहा, तो सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए थे, मैंने कहा था एक बार यही व्यवस्था करा दो कि संविधान में भाई जो भी विपक्ष में होगा उस पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कोई छापा नहीं पड़ेगा, कोई जांच नहीं होगी उसकी, वो मौज ले। सुप्रीम कोर्ट ने क्या उत्तर दिया वो आपको पता ही है। 23 पार्टियां गई थी ना, 16 पार्टियां, उसने तो झाड़ पहुंच के विदा किया था पार्टियों को। वैसे मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही हो जाए कि भाई संभल से लेके कहीं भी हिंसा हो, कोई मुस्लिम अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा, और पकड़ेंगे जाएगा तो हम ये कहेंगे कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जो अभी शिवपाल जी बोल रहे थे। अशोक जी। अमिताभ जी देखिए, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, और मैं जो बात बोल रहा था उसी में आपके जितने भी सवाल हैं और जो सवाल आप पूछेंगे सबका जवाब उसी में सन्निहित था, क्योंकि आपने कई बार अपने सवाल बीच बीच में घुसा दिए। तो देखिए, मैं शुरू कर रहा था कि आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है। तो सरकार पूरी भाजपा और योगी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का ध्यान दिखा रही कि मधुशाला उधर है, और सांकेतिक मधुशाला फैक्ट्री है हिंदू मुसलमान की, जो लैब चला रही आरएसएस, कि आपका ध्यान, छात्रों का ध्यान मधुशाला की तरफ करो, पेपर लीक तरफ मत ध्यान दें, उनका भविष्य की तरफ ध्यान न जाने पाए, पीडीए का ध्यान एकदम आरक्षण लूट की तरफ न जाने पाए, 69 शिक्षक भर्ती का ध्यान आरक्षण की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनके नौकरियों की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनका ध्यान मधुशाला की तरफ करो भाई। मधुशाला कहाँ है? आरएसएस की लेबोरेटरी में मधुशाला बन रही है। अब पूरी योगी सरकार, भाजपा, सबका ध्यान किधर कर रही है? अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा, ठीक है। आज आप बहुत दिनों बाद नया नैरेटिव लाए मधुशाला, ये चलेगा कुछ दिन, ठीक है। कृष्णमोहन पांडे के पास चलूंगा लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कुंभ से पहले जो पीडीए चल रहा था, कुंभ के बाद मुझे लग रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी पीडीए को अब थोड़े दिन कहेगा कि भाई थोड़ा धैर्य धारण करो। 66-67 करोड़ आदमी एक घाट पर एक जल में स्नान कर गया, आप पीडीए का नैरेटिव लिए हो अभी भी, गजब बात है। पिछड़े दलित आदिवासी के बिना तो ये संख्या ही भारत में नहीं हो सकती 66-67 करोड़ की। जिस घाट पर अंबानी नहाए उसी पर ननकू नहाया, कौन सा झंडा लेके चलोगे अब भाई? जिस घाट पर राजा नहाया उसी पर रंक नहाया, जिस पर जगत गुरु नहाए उसी में सफाई कर्मचारी नहाया उसी जल में, और कौन सा पीडीए लाभ? अब पीडीए चलेगा? मुझसे सपा के एक मित्र कह रहे थे कि भाई साहब वो दलित पिछड़ा जो है ना वो हिंदू बन के वोट नहीं करता, ये हम लोग जानते हैं। मैंने कहा जी बड़ गजब थ्योरी आप लाए हो, मुसलमान बन के वोट करेगा या ईसाई बन के वोट करेगा? और अगर इसी पर सारा दारो मदार आपका टिका है कि पिछड़ा हिंदू बन के वोट नहीं करेगा, तो मुझे लगता है आपको अपनी थ्योरी को फिर से रीचेक करना चाहिए। कुंभ से चीजें बदली हैं और बदल रही हैं, प्रयागराज से लेके और इटावा तक। अशोक जी, इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा। कृष्णमोहन पांडे, आज 2 बड़ी घटनाएं घटी संभल में। मेरे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है कि कोर्ट ने उनको सफाई करने की अनुमति दी, रंग की नहीं दी। मेरे लिए महत्वपूर्ण है एएसआई की वो रिपोर्ट जो हाई कोर्ट को सबमिट की गई, जिसमें फोटोग्राफ्स भी हैं और टेक्स्ट भी है, जिसमें कहा गया कि 1920 से ये इमारत, और एक चीज और आज नई हुई अशोक जी, कल मुझे ये चीज खटकी थी, मैंने कहा था इस संभल की इमारत को ना मस्जिद कहिए और ना मंदिर कहिए, इसको विवादित स्ट्रक्चर कहिए। आज हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें उसने एक जगह लिखा है अलेज्ड मॉस्क, यानी तथाकथित मस्जिद, और एक जगह लिखा है डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। कम से कम बात यहां तक तो आई नहीं। कृष्णमोहन जी, 2 बातें हुई, एक तो मस्जिद के भीतर बड़े बदलाव हुए जो कानूनन अपराध है, और दूसरा न्यायिक आयोग के समक्ष विष्णु शंकर जैन की गवाही, वहां के एसपी और डीएम की गवाही संभल के, जिसमें कहा गया कि 24 नवंबर को
जो उन्मादी भीड़ इकट्ठी हुई थी छुरा तमंचा और पत्थर लेकर, उसकी मोटिव ये था, उसका मंसूबा ये था कि सर्वे टीम को घेर कर मार दिया जाए। वो गोली से मरे तो गोली से, नहीं तो आग से मरे तो आग से। कसमोहन जी, देखिए अभी आपने अमिताभ भाई जो एक बात कही ना कि एएसआई ने जो कहा और न्यायालय ने भी इस बात को कहा कि उस तथाकथित मस्जिद में 1920 से आज तक इतने बड़े बदलाव कर दिए गए कि उसका मूलभूत ढांचा ही परिवर्तित हो गया है। अब उसमें रंगाई पुताई की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो वो मूलभूत परिवर्तन हुआ है, मूलभूत जो ढांचागत परिवर्तन कर दिया गया अंदर अंदर, इसके लिए आप मत कहिए और ये भी मत कहिए कि वो अपराध है। यदि अपराध कहते हैं तो अपराधी भी होगा, और जो ही अपराधी कहेंगे तो हमारे सपा के साथी कहेंगे कि मुसलमानों के साथ तो अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ विभेद हो रहा है, दुर्भाव हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने तथाकथित एक मस्जिद में न्यायिक तौर पर अपराध किया, और अपराध किया स्वीकार है, परंतु अपराधी मत कहिए। यदि अपराधी कह देंगे तो मुसलमान हो जाएगा, वो विपक्ष हो जाएगा, वो समाजवादी पार्टी हो जाएगा। ये जो मानसिकता समाजवादी पार्टी और विपक्ष का है, इस बात को देश की जनता देख रही है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक इमारत में जो 1920 से एएसआई के पास पड़ी हुई है, एएसआई के नियंत्रण में है, और उसी एएसआई को आप उस मस्जिद में, तथाकथित मस्जिद में प्रवेश नहीं करने देंगे। और अब जब न्यायालय ने कहा कि नहीं साहब आप जबरदस्ती घुसो उसमें, देखो क्या हो रहा है, जब घुसे तो देखे कि जो मूलभूत ढांचा था उसको परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन जब बोलेंगे तो गोली चलेगी, गोली चलेगी। वहां पे एक साजिश रची जाएगी कि जो भी लोग आते हैं उन सबकी हत्या कर दो, जिपा कर दो। लेकिन जब ये बात आप कहेंगे एलआईयू रिपोर्ट के द्वारा कि ब्ला 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 ये लोग थे, तो अपराधी घोषित हो जाएंगे और कहेंगे कि नहीं साहब विपक्ष पे तो ये हमला हो रहा है, एक धर्म विशेष पर हमला हो रहा है। ये वो लोग हैं जो बार बार इस बात को कहते हैं कि संभल में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अरे साहब आप पत्थर चलाएंगे, आप गोली चलाएंगे, आप हत्या करने की बात करेंगे, जो वहां पे न्यायालय द्वारा सर्वे टीम जा रही है उसकी हत्या की बात करेंगे, उसमें पत्थर भी चला देंगे, गोली भी चला देंगे, और प्रशासन हाथ पे हाथ धरा रहा है क्योंकि सामने पत्थर चलाने वाला मुसलमान है और उसके साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इसलिए वो अपराधी नहीं है। कैसी मानसिकता के साथ और किस सदी में जी रहे हैं हम साहब? ये उत्तर प्रदेश है। अब वो समय गया कि जवाहर बाग में एक तरफ गोलियां चल रही थी, पत्थर चल रहे थे, और पुलिस पे हाथ खड़ी बैठी थी। अब वो समय गया जब एक जियाउर रहमान की हत्या कर दी जाती है और पुलिस हाथ पे हाथ खड़ी रहती है, साहब वो समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार में यदि अपराध करेंगे, अपराध करने का प्रयास करेंगे, गोली चलाने का प्रयास करेंगे, तो प्रशासन खड़ी रहेगी दीवार बन करके। देश का कोई भी नागरिक हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी पंथ को मानने वाला हो, परंतु यदि उसके साथ अन्याय होगा तो पुलिस छाती ठोक के खड़ी रहेगी, प्रशासन छाती ठोक के खड़ी रहेगी और उनका सहयोग होगा। और अमिताभ भाई इन्होंने बहुत माने हृदय से इन्होंने अपनी बात कही, परंतु सोचिए इस डिबेट में को कितने लोग देखे होंगे। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को उकसा रही है जो शराब है। इनके एक साथी, बहुत पुराने साथी थे, उन्होंने कहा था धर्म अफीम है, इन्होंने धर्म को शराब बना दिया। साहब पता कीजिए 67 करोड़ लोग जाकर के उस शराब को पी के आए हैं। यदि आपकी भाषा में वो शराब है, वो नशा है, तो इस देश का 67 करोड़ पी के आया और अभी भी 100 करोड़ पी रहे हैं। लेकिन सोचिए कितने ये शर्म की बात है कि ये एक पार्टी की एक धर्म विशेष की राजनीति करने के लिए धर्म को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। धर्म को धर्म और धर्म को शराब और धर्म को मानने वालों को शराबी बना दिया। शर्म होगी तो मुझे लगता है पुनः एक बार आप क्षमा मांग लेंगे, अन्यथा बाकी आप ये जनता देख रही है। दूसरा, मैं अमिताभ भाई एक बात कहना चाहूंगा कि जो टीम आई थी और उस टीम पे ये पहले से निर्देशन था कि जो टीम आएगी उसकी हत्या कर देनी है, चाहे कुछ भी हो। ये तो इनपुट में भी अब आ गया है। ये तो डीएम और एसपी ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी, उसके बावजूद भी यदि शर्म नहीं आती है तो मुझे लगता है इसका जनता जवाब देगी और 27 में यह तय हो जाएगा कि आप रहेंगे
या इस देश की वास्तविक परिदृश्य तय होगा। ठीक। जी, यतीमा, एक बात अशोक भाई ने कही पीडीए की, आपका अनुभव क्या कहता है, आपका आकलन क्या कहता है? जाति की राजनीति क्या महाकुंभ के बाद शिथिल हुई है? जाति की राजनीति का जमीन पर असर कम हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से अमिताभ जी, उसका कारण ये है कि कुंभ में 67 करोड़ लोगों का ने लगभग स्नान किया। 67 करोड़ सनातनी जाति धर्म के विभेद को छोड़कर एक घाट पर स्नान कर रहे थे। यही सनातन है। लोगों ने कोशिश की, पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत कोशिश की इस विभेद को उत्पन्न करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने की, लेकिन सनातनियों ने ये बता दिया कि हम एक हैं, और जब हमारी धार्मिक आस्थाओं की बात आएगी, जब हमारे धर्म की या हमारे सनातन की कोई बात आएगी, तो कोई विभेद नहीं किया जाएगा। हमारे साधु संत हम में कोई विभेद नहीं करेंगे। साधु संतों के शिविर चल रहे थे, वहाँ भंडारे चल रहे थे, वहाँ भोजन ये देखकर नहीं परोसा जा रहा था कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। वहाँ सबके लिए हमारे जो भंडारे थे वो खुले हुए थे। तो अमिताभ जी, ये जो पीडीए का जो शगुफा इन लोगों ने ये लोकसभा में थोड़ा कामयाब हो गए, लेकिन आगे ये चलने वाला नहीं है। ठीक है यतीमा। अशोक जी, अशोक भाई, क्या पीडीए पर जो आपने मेहनत की उस पर पानी फिरता दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो मामला ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा? क्योंकि ये बात तो जो यतीमा करी ठीक है, 67 करोड़ लोग एक घाट पर आए, उसमें काछी भी थे, कोरी भी थे, बामन भी थे, ठाकुर भी थे, बनिया भी थे, कायस्थ भी थे, सब थे। जितनी जातियां आपको याद हो सब जातियां थी। अशोक भाई। अमिताभ जी, देखिए जो आप कह रहे हैं घाटों पे हाजी नाजिम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत है। जी अशोक जी। अमिताभ जी, आपने कहा कि 67 करोड़ लोग घाटों पर आए बिना जाति धर्म मजहब के। वो 67 करोड़ लोग कोई भाजपा मुख्यालय के बाहर नहीं गए थे भाजपा की सदस्यता लेने। वो 67 करोड़ लोग आज से नहीं आ रहे हैं। जब भाजपा, सपा, कांग्रेस, आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं था, तब भी वही लोग आते थे बिना जाति धर्म मजहब को देखे हुए। और हर के लोग अनुमान नहीं लगा रहे हैं। उनकी बात आ जाने दीजिए यतीम, आप भी रुकिए, उनकी बात आ जाने दीजिए। जी ठीक है। जी अमिताभ जी, ये हजारों साल से वहां कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं था। वो राजनीति का अखाड़ा तो पहली बार योगी सरकार ने बनाया भाई। वहां पे कुंभ तो आस्था का केंद्र था, आस्था का अखाड़ा था। वहां पे लोग आते थे और आते हैं, आते रहेंगे आस्था को प्रदर्शित करने के लिए, संगम के तट पे त्रिवेणी के संगम में स्नान करने के लिए। वो भाजपा की सदस्यता लेने नहीं आए थे 67 करोड़ लोग। ठीक है अशोक भाई, ठीक है। पूरा एकदम नरेटिव बनाया जा रहा है अमिताभ जी कि 67 करोड़ लोग आए, पीडीए का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। पीने नहीं गया था, जो आपने कहा भाजपा मुख्यालय में नहीं, कि वहां पे लोग धर्म को जो धार्मिक तौर पर गए थे वो एक मिनट रुकिए, कृष्णमोहन जी रुकिए। ठीक है अशोक भाई, आगे बात, आपकी बात आ गई। आप कह रहे हो वो 67 करोड़ भाजपा के मुख्यालय में नहीं आई। कोई किसी के मुख्यालय में कुंभ में क्यों जाएगा? एक तो विषय ये। मैं दो टिप्पणियां करूंगा, फिर मैं हाजी भाई के पास, हाजी नाजिम साहब के पास चलूंगा। कल मैंने कहा था, कल सहयोग से अशोक भाई नहीं थे, आज फिर दोहरा देता हूं। जिन लोगों को ये मति भ्रम है, या मति भ्रम नहीं है, ज्यादा चतुराई में ऐसा प्रचार करना चाहते हैं कि कुंभ हजारों साल से लग रहा है, लेकिन ऐसा कुंभ पहले नहीं लगा। आप एक लाइन बता दें कि ये क्यों नया कुंभ है। हर्षवर्धन के समय से और 2013 में सपा की सरकार में हुए कुंभ तक भारत में हिंदुओं की आबादी का 55% कभी कुंभ नहीं नहाया था, वो केवल इस बार नहाया। इसलिए मैं कह रहा हूं ये विशेष है। अब आप इसकी जैसे चाहो वैसे समझ ले लो, आप आजाद हो, लेकिन इसलिए विशेष है। इतनी बड़ी आबादी कभी नहीं नहाई, इतना बड़ा प्रतिशत कभी कुंभ में नहीं अवगाहन किया। 100 से 110 करोड़ की आबादी हिंदुओं की, और 67 करोड़ लोग नहा के चले गए। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना हर्षवर्धन के समय में हुआ, ना अखिलेश यादव के समय में हुआ। ये गांठ बांध लीजिएगा अशोक जी, है ना। दोबारा ये चर्चा ना आए कि हजारों साल से, हाँ हजारों साल से हो रहा है, हजारों साल से हो रहा है, लेकिन 12 करोड़ आए थे। हिंदू की आबादी 24 करोड़ थी क्या? आपने कराया था ना कुंभ, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं।
तर्क दीजिए तो मजबूत तर्क दीजिए। हाजी नाजिम साहब, हम लोग जो कल बात कर रहे थे वही हुआ जिसका इल्हाम था। आप लोगों ने दरवाजा बंद करके रखा था अभी तक। 1920 से एएसआई के अधीन थी मस्जिद, लेकिन खोला नहीं कभी एएसआई के लिए दरवाजा। कल खुला तो आज चौराहे पर मामला आ गया। हाई कोर्ट में एएसआई ने कहा कि अंदर अंदर बहुत कुछ बदल दिया मस्जिद में, जो कानूनन जुर्म था। नाजिम भाई, ऐसा जुर्म क्यों किया? हाँ अमिताभ जी, जी देखिए जिस तरीके से हाई कोर्ट की बात थी, और देखिए एएसआई ने इस तरीके की बातें कही है कि सब कुछ बदल दिया, तो देखिए बड़ा ही अच्छा बहुत कुछ गलत बयानी ना करो। मैंने कहा एएसआई ने कहा बहुत कुछ बदल दिया गया, उसको सब कुछ कैसे कर दोगे आप? ये घोर बाटा नहीं करो ना। नहीं, बहुत कुछ और सब कुछ में अंतर होता है। और साहिब जामा मस्जिद कल भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये ऐसी रहेगी। तो इसमें बदलाव कहाँ हुआ है? और रही बात ये कि जिस तरीके से हमारे मुस्लिम कमेटी ने कहा है कि भी अगर हम रंगाई पुताई करेंगे रमजान का महीना, हम देखिए कोर्ट भी गए, अब कोर्ट है एएसआई के पाले में बात जाते, कोई बात नहीं। देखिए हम तो कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत के अंदर शायद अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपनी जो इबादत गाह है, हर इबादत गाह के लिए हम कोर्ट के पास जाएंगे परमिशन लेने के लिए, अब इसमें हम नमाज पढ़ ले, तो कोर्ट की तरफ से हम लोगों को शायद ये लगेगा, ये आदेश आएगा कि अब आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो कोर्ट के आदमी हो, आप तो कहते हैं तो कोर्ट वाले हैं, आप ही लोग कहते हो हम कोर्ट वाले हैं। अमिताभ जी, मैंने कहा कि हम कोर्ट वाले, हम संविधान वाले, तो देखिए हमने कोर्ट का हर फैसला, अच्छी बात, वो कहता है कि भाई आप इसमें नमाज मत पढ़ो। अब बताइए अमिताभ जी, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो कहाँ पढ़ी जाएगी? लेकिन फिर भी हम कोर्ट के नाजिम भाई एक चीज और कह दे, एक नाजिम भाई एक चीज और बता दें आपके संज्ञान में। कल आप थे तो मैंने कहा था कि इस स्ट्रक्चर को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहिए, ना मस्जिद कहिए जामा मस्जिद और ना हरियर मंदिर कहिए जब तक फैसला ना आ जाए, या हरियर मंदिर डैश जामा मस्जिद कहिए, जैसा अयोध्या के लिए देश ने किया। आज पता नहीं, मैं देख रहा था हाई कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक जगह डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर शब्द इस्तेमाल किया और एक जगह एलेज्ड मॉस्क कहा है इसको। मेरे ख्याल से मतलब आप समझ गए होंगे नाजिम भाई। ये भाजपा ने नहीं कहा, ये बजरंग दल ने नहीं कहा, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है एलेज्ड मॉस्क। इसका मतलब क्या होता है उर्दू में, हिंदी में, जरा बताइए देश को नाजिम भाई। देखिए अमिताभ जी, अब देखिए हम लोग कोर्ट की बात को माने, तो देख ही रहे हैं, आप देश को बताओ। देखिए मेरी मस्जिद को अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाली कहेंगे तो मेरे आस्था को ठेस पहुंचेगी, मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और मेरी अपनी इबादत गाह को अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहा जाता है, फिर अब कोर्ट का फिर भी हम लोगों को ऐसा, फिर क्या कोर्ट से दो हाथ किए जाएंगे हाजी भाई? फिर क्या कोर्ट की ईंट से ईंट बजाई जाएगी? नहीं, कोर्ट नहीं अमिताभ जी, कोर्ट ने कहा हम कोर्ट की हर बात का सम्मान करेंगे, हर फैसले पर लगता है। ये बोल दो कि हमने मान लिया डिस्प्यूटेड साइट है ये। देखिए कोर्ट ने कहा है, हाजी नाजिम तो अभी अपने मजहबी अकीदे पर खड़ा है। आप ये भी कह रहे हो हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, गजब बात कर रहे हो हैं? तो ये नहीं, मैं बताइए कोर्ट की तरफ से आदेश, तो हमने इसमें कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने अपनी बात रखी है कि वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और दूसरा वर्ड भी यूज करा, लेकिन मैं निवेदन ये कर रहा था, मेरी हाजी भाई मेरी गुजारिश ये थी कि अलेज्ड मॉस्क और डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, इसका अर्थ हिंदी में और उर्दू में आप देश को बताओ। अब अमिताभ जी, अब मेरी ये हाई कोर्ट ने कहा है, मेरे खाते में बिल फाड़ देना भैया। नहीं, अशोक जी अभी कह दें कि अमिताभ जी ने ऐसा बोला, क्योंकि वो भी नोट कर रहे हैं गौर से। ये हाई कोर्ट ने कहा है, ये समझ रहे जी। हाँ अमिताभ जी, मेरी दो आंखें हैं, एक आंख से मैं अपना मुल्क का संविधान देखता हूँ और दूसरी आंख से अपना मजहब इस्लाम देखता हूँ। अब बता दीजिए, मैं दोनों तकरीर करने लगते हो जावेद अख्तर टाइप की। मैं कैसे कह दूं कि हाँ देख लीजिए मेरे मुल्क का संविधान उससे बड़ा कुछ है? नहीं, मेरा मुल्क का संविधान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और देखिए मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मुल्क के संविधान मुझे परमिशन, मेरे लिए तो दोनों ही नाजिम भाई एक मिनट रुक जाओ। आपने सारी बातें कही, पूरी शोले की स्टोरी सुना दी, लेकिन जो मैंने पूछा मैंने बताया, मैं अशोक जी से पूछा, अशोक जी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर
और अलेज्ड मॉस्क, ये जो शब्द इस्तेमाल हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर में, इनका अर्थ एटा, इटावा, फरुखाबाद, संभल सब गांव गुरबा समझ पाए क्या है? अमिताभ जी देखिए, अंग्रेजी तो मुझे बहुत कम आती है, मैं इसको गूगल करके आपको बता दूंगा बाद में। दूसरी बात, आपको सारा विज्ञान आता है और कह रहे हो अंग्रेजी कम आती है, ऐसा ना कहो महाराज। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कई बार योगी सरकार के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, अनार्की। तो अनार्की में गूगल किया था तो उसका मतलब ये लिखा था कि जंगल राज। इसका भी कर लूंगा गूगल करके, आपको बता दूंगा। आपको एनआरकी पता है लेकिन डिस्प्यूटेड साइट नहीं पता आपको, और एलेज्ड मॉस्क नहीं पता है। होनोलुलु की खबर है लेकिन ताका की खबर नहीं है जो इटावा के पास में। गजब है महाराज। अशोक भाई कौन सी डिक्शनरी लाए हो जिसमें एक ही रंग के अर्थ दिखते बाकी दिखते नहीं? अमिताभ जी देखिए, कुछ ऐसे आप अगर कोई सवाल पूछ रहे तो और मैं इस पे जवाब पे आगे बढ़ूं, इसको छोड़ देता हूं, फिर बाद में बात कर लेंगे। छोड़ दे, आपने कहा हमने छोड़ दिया, हम तो आपके साथ हमेशा है। आपने कहा छोड़ दो, हम छोड़ दिया, बात खत्म हुई। कृष्ण मोहन पांडे, इसका अर्थ क्या है हिंदी में? अलेज्ड मॉस्क और डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो हेलो जी, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि विवादित ढांचा, ये सामान्य आदमी भी पढ़ता है और समझता है। अब इस बात को ये माने ना माने अलग विषय है। दूसरी बात, किसी भी चीज का परिवर्तित रूप अलग से परिवर्तित कर दिया गया, जो वास्तविक स्वरूप था उसका परिवर्तन कर दिया गया हो, वो ऐसी मस्जिद है। इस बात को हमारे भाई स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? हाजी भाई खैर नहीं स्वीकार करेंगे। इन्होंने पहले ही कह दिया कि एक आंख से मैं संविधान देखता हूं लेकिन दूसरी आंख से मैं पहले मस्जिद भी देख लेता हूं। तो दूसरी आंख तो मस्जिद देख रही है ना, भले ही हाई कोर्ट कहे कि इसमें एक मिनट कृष्ण मोहन, एक मिनट, इसमें एक और संकट है। मेरे भाई ने जो बात कही, नाजिम ने, अशोक जी आप भी गौर करना, यतीमा आप भी, दोनों आंखों की आई साइड में अंतर होता है। जिससे संविधान देख रहे हैं उसकी आई साइड कितनी है और जिससे मस्जिद देख रहे हैं उसकी कितनी, इसी पर तो सारा खेल टिका है। कृष्ण मोहन जी नहीं? जी बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहता था अमिताभ भाई जी। देखने का तरीका क्या है संविधान का? जो आई साइट वो कम है जाते हैं या धर्म वाला है, परंतु अभी तक हमारे भाई ने सब कुछ कह दिया लेकिन ये एक बार नहीं कहा कि वो विवादित मस्जिद है। हाई कोर्ट ने जो कहा है वो सही है, गलत है वो तो द्वितीयक है, परंतु वो विवादित मस्जिद है या नहीं है, इस बात को अशोक भाई ने स्वीकार नहीं किया और हाजी भाई को स्वीकार करने के लिए तैयारी। लोग पहले ही कह दिया कि हमारे देखने का तरीका भाई अलग है। जब धर्म की बात आएगी तो हाई कोर्ट में कुछ नहीं होता है, वो सब सेकेंडरी ऑनरेबल हाई कोर्ट कुछ नहीं है। और इन्होंने कहा भी कि हाई कोर्ट कहे इस बात को, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए तो मस्जिद है। पुनः इस बात को कहता हूं तब भाई, इस देश का एक बड़ा वर्ग नहीं, ठीक, एक मिनट रुकना होगा कृष्ण, ठीक है भैया, ठीक है। मैं यतीमा के पास भी आऊंगा इसी बात को लेके कि अलेज्ड मॉस्क का मतलब क्या है सामान्य भाषा में। यतीमा वकालत भी जानती है, ठीक है कृष्ण जी, अभी रुकना होगा। सामान्यता होता गया है कि पास की नजर कमजोर होती है। अशोक भाई समझिए, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं क्या? हाजी भाई आप भी, पास की नजर कमजोर होती ज्यादातर लोगों की, तो संविधान तो पास से पढ़ा जाना, वो नजर कमजोर है, मेरी बात खत्म हो गई क्या? दूर की सही होती है, मस्जिद दूर से दिख रही है, तो हाजी भाई ने ठीक कहा कि हमारी दो नजरें हैं, एक संविधान पर रहती है और एक मस्जिद पर रहती है। लेकिन शायद मुश्किल ये है कि जो नजर कमजोर है वो आपने संविधान के हवाले कर दी और जो नजर परफेक्ट है वो मस्जिद के हवाले कर दी। नाजिम भाई ठीक बात है ना? नहीं अमिताभ जी देखिए, मैंने दोनों ही नजर से बिल्कुल इक्वल देखता हूँ। मैं अपने मुल्क के संविधान को भी देखता हूँ और मैं अपने मजहब इस्लाम को भी देखता हूँ और मेरे मजहब इस्लाम के अंदर जो इबादत का है उसको भी देखता हूँ। तो देखिए मैं बराबर देखता हूँ इक्वल। और रही बात ये कि जिस तरीके की बात यहाँ पर करी जा रही है, तो एएसआई को एक फैसला लेना चाहिए था, मुस्लिमों को अपने फेवर में लेना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हाँ जी हम लोग रंगाई पुताई में कर दें। लेकिन उन्होंने कहा पहले
के अंदर का बहुत कुछ बदल दिया गया। ये इतनी बात सुन के हम लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि एएसआई ने हम लोगों पर इल्जाम लगा दिया, और सारी चीज तो आपके हाथ में। पूरे मुकम्मल इल्जाम लगाए, आपको ऐसा लगा नहीं? पूरे मुकम्मल इल्जाम लगाए हैं, ठोस इल्जाम लगाए, लगने की बात ही नहीं, परफेक्ट इल्जाम लगाए हैं, पूरे इल्जाम लगाए भैया। उसमें फोटो भी दी है उन्होंने, कहा कि हमारी इजाजत के बिना कानून का उल्लंघन करके कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर की यथास्थिति को बदलने की कोशिश की और स्ट्रक्चरल चेंज हुए। उसका हिंदी अनुवाद हुआ ढांचागत बुनियादी परिवर्तन किए गए, बुनियादी परिवर्तन। ऐसा नहीं होता अमिताभ जी, ऐसा नहीं होता। कैसे होता? ऐसा नहीं होता। जिस तरीके की रिपोर्ट लगाई जा रही है, जिस तरीके की बातें कही गई है, तो आप आईएसआई के दफ्तर कूच करोगे? आप एएसआई के दफ्तर कूच करोगे? सुनिए, नहीं, मैं भारत के अपने सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट में, तो उधर की तरफ ही कूच करूंगा। मेरे लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है। हम लोग हमेशा संविधान की बात करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो हम आईएसआई की तरफ क्यों जाएंगे? हम तो अपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पे जाएंगे जिसपे हमारी नजर टिकी हुई है, क्योंकि हम लोगों को सीधा ये पता है कि हम लोगों के साथ न्याय होगा, और इसीलिए हम नाजिम भाई एक मिनट, ठीक, मैं यतीमा के पास चलूंगा। मैं फिर कहता हूं, ठीक है, मैं फिर कहता हूं कि आप लोगों को जो मुकदमेबाजी का जो शौक है ना, ये भारी पड़ रहा है आप पर। आपने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, स्वागत है, आपके पास अधिकार है, जाना चाहिए। मान लीजिए 2 फैसले होंगे, 50% संभावना इसकी कि हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दे सुप्रीम कोर्ट, वो भी कहे अलेज्ड मॉस्क, या आपकी बात मान ले। तो आपकी बात मान ले तो अभी जो स्थिति है उसी में रहोगे, इसके ऊपर सोने का छतर तो लग नहीं जाएगा। लेकिन 50% संभावना ये भी रहेगी, अशोक भाई आप भी समझो, ये धड़कन बनाने वाली बात हो जाएगी। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कह दिया, तब तो सारी राजनीति खत्म हो जाएगी नाजिम भाई। नहीं, फिर कहां जाओगे? उसके बाद तो इंटरनेशनल कोर्ट है जिनेवा में, फिर क्या करेंगे? हाँ अमिताभ जी, देखिए, अब आपने इंटरनेशनल कोर्ट की बात करी, बाबरी मस्जिद का फैसला आया, तब भी हमने अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था, ना कि हम इंटरनेशनल गए। तो देखिए, हम लोग अपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास रखते हैं। हम अपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी बातें रखेंगे, ना कि इंटरनेशनल कोर्ट पे। इंटरनेशनल कोर्ट पे हम क्यों जाए जब हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय इतने सर्वोपरि है, हम लोगों की बातें सुनती है, तो हम इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जाएंगे। ठीक है हाजी भाई, हम भारत में ही अपनी आपने अच्छी बात कही। यतीमा, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, ये शब्द अयोध्या में भी चला, सरकार के स्तर पर भी और कोर्ट के स्तर पर भी। और अलेज्ड मॉस्क, इसका क्या मतलब हुआ सामान्य व्यक्ति के लिए? देखिए अमिताभ जी, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर तो सभी जानते हैं, विवादित ढांचा, लेकिन एक और शब्द जोड़ा गया है आज, वो एलेज्ड मॉस्क जो कहा गया है वो कल्पित, अर्थात मुसलमान इसको ऐसा मानते हैं कि ये मस्जिद है, लेकिन ये तथाकथित कही जा सकती है, इसको अभी मस्जिद कहना उचित नहीं होगा। ये आज हाई कोर्ट ने बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्डिंग दे दी है। इसके अलावा अभी नाजिम खान साहब कह रहे थे कि हमें अपनी रंगाई पुताई करने के लिए, अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तो उससे वो आहत है, या न्यायालय के दरवाजों पे जाना पड़ेगा। वो शायद भूल गए कि रामलला टेंट में विराजमान रहे, उनके भोग तक के लिए अर्जी लगानी पड़ती थी। उनका जब कपड़ा बारिश होती थी और भीग जाता था सारा वो जगह, उसको, उस कपड़े को बदलने के लिए भी सालों साल सनातनियों को इंतजार करना पड़ता था, और सनातनी कभी भी न्यायालय के विरुद्ध जाने का सनातनियों ने प्रयास नहीं किया। तो ये जो आप कह रहे हैं कि न्यायालय की प्रक्रिया से जो भी गुजरेगा, भारत के न्यायालय की प्रक्रिया से जो भी गुजरेगा, उसको ये धैर्य अपनाना ही होगा, ये आप कोई विशेष काम नहीं कर रहे हैं। तो और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं नाजिम खान साहब इस एएसआई के विरुद्ध जाने का अर्थ समझते हैं? अगर न्यायिक प्रक्रिया दुरुस्त होगी, तो जिन लोगों ने उसके ढांचे में बुनियादी परिवर्तन किया है, वो लोग जेल भी जा सकते हैं। आपकी सत्ता थी, आपका डंडा था, आप उसी डंडे से हाँक रहे थे सबको, और आपने यहाँ तक कि एएसआई की अधिकृत जो संपत्ति थी उससे एएसआई को लठिया के बाहर निकाल दिया। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है, क्योंकि कॉग्निजेंस लिया है हाई कोर्ट ने,
और मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। अभी तो आपको इससे बचने की आवश्यकता है। ठीक है, ये न्यायालय बात पे तो बिल्कुल ठीक बात है, विश्वास मुकदमा हो सकता है। मैं एक सवाल लूंगा तीनों मित्रों से। हाजी भाई, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जहां अभी आप जाने का विचार बना रहे हो, उस सुप्रीम कोर्ट में भी संभल का मामला चल रहा है इसी मस्जिद का। तो वहां यूपी गवर्नमेंट ने एक हलफनामा दायर किया और उस शपथ पत्र में कहा कि ये जो मस्जिद है ये सरकारी ज़मीन पर है, ये मस्जिद कमेटी की ज़मीन नहीं है, ना वक्फ की ज़मीन है, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी की ज़मीन है। नाजिम साहब। हाँ अमिताभ जी, बात आपकी सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर संभल है और संभल के अंदर ही ये शाही जामा मस्जिद स्थित है। और ये बता दीजिए जब 1526 में शाही जामा मस्जिद बन के तैयार हो गई थी यहाँ पर, तो उस वक्त दौर क्या था? क्या वो सरकारी जमीन में हुआ करती थी? जो आज इसको संभल के शाही जामा मस्जिद को सरकारी जमीन घोषित कर दी गई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारत उत्तर प्रदेश के अंदर और भी बहुत सारे मंदिर हैं। किसी भी मंदिर पे बात गलत है। अशोक जी हम बताएंगे नाजिम साहब, एक मिनट यतीम आप भी रुकिए, हम बताएंगे ऐसा क्यों कहा गया, हम बताएंगे, उससे आप मुतमईन हो जाएंगे। इसीलिए तो सब चीज की जानकारी। अशोक भाई, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा के साथ कहा, एफिडेविट के साथ, ये नहीं कि एक्स पर कुछ ट्वीट कर दिया पे डिलीट कर दिया। एफिडेविट का मतलब एफिडेविट, गलत निकला तो टांग देगा सुप्रीम कोर्ट। वहां उन्होंने कहा कि जमीन सरकार की है, इसका भू स्वामित्व तो सरकार में निहित है। अशोक जी, फिर ये मस्जिद कमेटी ये कैसे कह सकती है कि चौधरी हम हैं? देखिए अमिताभ जी, अब चूंकि हम लोग न्यायिक प्रक्रिया से सभी लोग बंधे हुए हैं, देश का प्रत्येक नागरिक, और उसमें हम भी एक हैं। तो अगर कोई मामला सब जुडिस है, मामला सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच का है, सरकार ने एफिडेविट दिया है, सुप्रीम कोर्ट को उस पर डिसीजन देना है, हाई कोर्ट अभी सुनवाई में है, 4 मार्च को फाइल लगी हुई है। ये सारी प्रक्रियाओं में मुझे लगता है अमिताभ जी कि हम एज ए अपोजिशन की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा उसमें बोलना एक उचित नहीं होगा। सब जुडिस मैटर है। हमने जो बोला यही बोला कि सरकार जानबूझ के कुछ ऐसे क्रिएशंस कर रही है, कुछ ऐसी पटकथा लिख रही है कि जनता का ध्यान घुमा फिरा के दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए। और अभी हमारी यहाँ पे चेतनानंद जी बैठी हैं, इन्होंने भी बहुत सारी बातें कही कि सरकार इनकी थी। सरकार किसी की नहीं होती है, जहां तक मुझे जानकारी है। सरकार तो जनता की होती है, जनता जिसके हाथ में सौंपती है उसकी सरकार होती है। तो सरकार किसी की होती नहीं है, सरकार जनता की होती है। और दूसरी बात अशोक जी, मुजफ्फरनगर जरा याद कीजिए, आप लोगों ने मुजफ्फरनगर में क्या किया जरा याद। ठीक है अशोक जी, अभी रुक रहा, यतीमा समय कम है, मैं अभी रुक रहा। अशोक भाई आगे बात, यतीमा आप भी रुकिए। कृष्णमोहन, ये लास्ट कमेंट आपसे। यूपी सरकार ने कहा कि जमीन हमारी है। नाजिम कह रहे हैं कि जब ये 1500-1600 में बनी थी तो यूपी सरकार की जमीन कैसे हो गई? छोटी सी टिप्पणी। जी अमिताभ भाई, मैं अपनी बात बड़े नाजिम भाई से शुरू करूंगा। इन्होंने कहा कि वो मस्जिद उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में संभल में है, संभल में वो मस्जिद है। इनके कहने का तात्पर्य बहुत बड़ा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि वो मस्जिद है, इसके पहले वो सरकारी भूमि नहीं थी। साहब आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार 2017 में बनी है, परंतु ये जो भूलेख में दर्ज हुई है सरकारी भूमि, वो 17 में दर्ज नहीं हुई है, इसके पूर्ववर्ती सरकारों में दर्ज है और मुझे लगता है 1952 से पहले भी दर्ज होगी। तो तथाकथित ये जो लगभग 100 वर्षों का कालखंड है, उसमें वो सरकारी भूमि है। और सरकारी भूमि में तब आपको ये ध्यान नहीं था कि सरकारी जो भूमि सरकारी है वो भूमि हमारी है, क्योंकि सपा की सरकारी है। ठीक है कृष्णमोहन भाई, रुकना होगा, समय कम है। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार है तो उसने कहा साहब जो भूमि सरकारी है वो भूमि सरकारी है। ठीक है कृष्णमोहन, ये रुकना होगा अभी। इस बात को ध्यान रखिए। एक लोगों में आश्चर्य हुआ, नाजिम भाई में भी वो आश्चर्य है, वो भी चौंक रहे हैं। तो ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों कहा। ऐसा नहीं कि सारा बुद्धि विवेक हमारे पास है, अधिकारियों के पास नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं। हलफनामा के देने का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट पे अपनी गर्दन देना, फिर बच के नहीं भाग सकते हाजी नाजिम, है ना। हलफनामा देने के बाद वो टीवी की डिबेट थोड़ी ना कि चाहे जो बोल के लारी लप्पा दे के निकल जाओ। वो इसलिए क्योंकि एएसआई के संरक्षण में जो भी इमारत दी जाती है, क्या उस इमारत पर स्वामित्व एएसआई का होता है। और एएसआई का स्वामित्व का मतलब भारत की सरकार का स्वामित्व, राज्य की सरकार का स्वामित्व। निजी स्वामित्वों से वो इमारत परे हो जाती है। अब हम मेरे ख्याल से हमेशा के लिए आप समझ जाएंगे क्या।
आप भी अपने स्तर पर अच्छा प्रश्न लाए थे कि औरंगजेब के समय में, बाबर के समय में योगी की सरकार कहां से आ गई। ठीक लाए थे। नहीं, 1920 में ही एएसआई को दी गई इमारत, तब से इसकी जमीन एएसआई की हुई और सरकार की हुई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पंचम अध्याय समाप्त हुआ, पंजीरी लो घर जाओ। क्या ये चैप्टर तो क्लोज हुआ? अशोक भाई भी मन में मान रहे होंगे कि हाँ ये बड़ी जानकारी थी, होनी चाहिए थी सबको। अभी तो एएसआई संरक्षित तमाम इमारतों को लेकर विवाद है। ताजमहल भी एएसआई के अधीन है। किसी दिन कोई शाहजहां का वंशज छोले खाते हुए दोने में और आ जाए बीड़ी पीता हुआ और कहे जी ये तो मेरी है, तो पुलिस को उसका सम्मान करके थाने में बंद करना पड़ेगा। वो भी सरकार का है। इसलिए संभल की मस्जिद को लेकर यह भ्रम दूर कर लीजिए। मेरे मित्र अशोक जी ने कहा कि उनकी बात सैद्धांतिक रूप से, बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो वो कई तरह से खेलता है शतरंज में। अशोक जी बुद्धिमान प्रवक्ता है। उन्होंने बड़ी मासूमियत के साथ कहा कि सरकार तो जनता की होती है, जहां तक मुझे पता। ठीक बात है, किताब में यही लिखा है अशोक भाई। लेकिन हम अपने कानों का क्या करें? हम रोज सुनते हैं, जब हमारी सरकार थी, जब समाजवादियों की सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब नेताजी की सरकार थी, तब कोई ये नहीं बोलता कि जब सरकार तो जनता की होती है। मंच से क्या हमने फलानी योजना चलाई, हमने फलानी योजना चलाई, ऐसे हमने क्या हमने एक्सप्रेसवे बनाया, किसी ने कहा जनता ने बनाया? नहीं। यही समस्या है और कोई समस्या नहीं। अशोक भाई, सबै भूमि गोपाल की भाव पहले क्यों नहीं आया? आज भी नहीं है। क्या कहा जाता है? हमारी योजनाओं का फीता काटा जा रहा है, जनता की योजनाओं का नहीं। यह आक्षेप लगाते हैं ना आप अशोक भाई। भाजपा वाले हमारी योजनाओं को, अरे भाई आपकी योजना कोई आपके घरेलू गृह उद्योग है क्या? योजना सरकार की होती है। कहा जाता हमने ऐसी सड़क बनाई, सुखोई उतार दिया। भाजपाइयों ने कैसी सड़क बनाई बता दें? क्या आपने बनाई थी सड़क कुदाल वगैरह लेके? नहीं ना। गारा मिट्टी सीमेंट लेके? नहीं ना। तो ये भाव वहां क्यों नहीं कि जनता की सड़क है, जनता ने बनाई, जनता के पैसे से बनी? नहीं। इस बात से हाजी नाजिम भी सहमत होंगे। और हाजी भाई, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सारे अदालतों में जाइए, आपके पास हक है इसका। भारत ने ही ये हक दिया है अपने हर नागरिक को, हर धर्म के मानने वाले को। लेकिन ये बात जरूर साफ हो जाए, ये आपके संज्ञान में रहनी चाहिए और इसको बाकी जगह भी प्रसारित करिएगा कि जो भी भू संपत्तियां एएसआई के अधीन हैं, उस कानूनन उसको दी गई हैं, उन भू संपत्तियों पर मालिकाना हक केवल एएसआई का है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। नाजिम भाई, और आखिरी बात कह के बात समाप्त करूंगा। नाजिम भाई ने जो बात कही, ठीक है, अपनी आस्था के साथ उन्होंने कहा कि ऐसा भी दिन आ जाएगा कि शायद हमको नमाज के लिए भी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। उनको इस बात से तकलीफ है कि रंगरोगन के लिए कोर्ट जाना पड़ा। यतीमा ने उसकी ओर थोड़ा इशारा किया। इस देश की बहुसंख्यक आबादी को दशकों दशक रामलला को प्रसाद में रामदाना से पेड़ा चढ़ जाए, इसके लिए कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी। पंखा बदलवाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। स्टूल की एक टांग टूट गई, उसको बदलवाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। भाई साहब, कहां हैं आप? तंबू की रस्सी बदलवाने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ी, तंबू की रस्सी बदलवाने के लिए। तब आपने कभी ये कहा था कि नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुसंख्यक आबादी की आस्था का प्रश्न है? नहीं कहा ना। आज समस्या है आपको कि रंगरोगन के लिए बताइए कोर्ट जाना पड़ा। रामलला की पूजा हो सके, उनकी आरती हो सके, उनका शयन हो सके, उनको बाल भोग मिल सके, इसके लिए अदालत की ड्योढ़ी पर हमारा माथा घिस गया दशकों तक। किसी बात कह रहे हो आप? तब आप लोगों ने ये ह्यूमन राइट की चिंता नहीं जताई थी मित्र। नहीं,
न धार्मिक चिंता जताई थी। तब जताए होते तो गंगा जमुनी टाइप मामला होता, भाईचारे टाइप मामला होता, नहीं। लेकिन आपको तब आनंद आ रहा था क्या कि ठीक है, इस देश के 100 करोड़ लोग माथा पीट रहे, अदालत में रो रहे हैं कि रामलला का त्रिपाल बदल जाए। अब बोया पेड़ बबूल का आम कहां ते खाए। अगर वो स्थिति अयोध्या में नहीं हुई होती तो देश की तस्वीर दूसरी होती। और संभल उत्तर प्रदेश में है और वहां मस्जिद है, ये भाव ठीक नहीं मित्र। संभल हो या देश का कोई इलाका हो, नियम कायदे कानून एक से ही चलेंगे। सरकार किसी पार्टी की हो, मुख्यमंत्री कोई हो, देश में कोई सरकार हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कानून एक सा रहेगा, नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।